अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इस देश की सभी महिलाओं को, बहनों को बहुत बहुत बधाई। आज इस देश की अर्थव्यवस्था में, सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं का एक बहुत अहम भूमिका है। आज मैं ये भी देखती हूँ कि बहुत सारी लड़कियाँ इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेजेस में और पायलट्स बन रही हैं और तमाम तरह की अन्य शिक्षा सुविधाओं को लाभ लेते हुए उच्च शिक्षा को ग्रहण कर रही हैं। ये दायित्व शिक्षा तक ख़त्म नहीं होता है, बल्कि आज स्टार्टअप्स में, इंडस्ट्रीज़ में भी महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है और बहुत सारी महिलाएं आज गृह उद्योग बनाकर अपने घरों को न केवल आर्थिक उन्नति की ओर लेके जा रही हैं, परंतु साथ में अन्य महिलाओं को भी जोड़ रही हैं। अपना कम्युनिटी एक्सपर्ट की टीम पहुंच चुकी है राजस्थान। आज हम आ गए हैं राजस्थान में, यहाँ के मसालों की महक को लेने। क्या आने वाले समय में मसालों का निर्यात हमारे देश को एक अलग स्तर पर लेकर जाएगा? तो वर्ष 2025 का साल है, वो ओवरऑल सारे ही मसालों के लिए, ट्रेडिंग के लिहाज से, व्यापार के लिहाज से एक अच्छा साल रहने वाला है। आई थिंक एक्सपोर्ट डिमांड जो है अगले महीने 2 महीने में काफी अच्छी रहने की उम्मीद है। जानेंगे हमारे एक्सपर्ट्स की राय कि क्या कहते हैं वो, कि कैसे हम मसाला उद्योग को बढ़ावा दे सकते हैं। देखिए अपना कमोडिटी एक्सपर्ट की खास पेशकश राजस्थान से इस शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में खेती किसानी की बात हो, पशुपालन के क्षेत्र की बात हो या फिर कृषि जगत में हो रही हलचलों की बात हो, उनकी जानकारियां हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। बता दें, आज भी हमेशा की तरह लेकर आए हैं हमारे तीनों सेगमेंट्स, विज्ञान और किसान, कृषि, स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। तो क्या कुछ रहेगा आज के इस एपिसोड में खास, जानने के लिए आइए शुरुआत करते हैं आज के अंक की। किसान भाइयों बहनों, नजर डालते हैं क्या कुछ खास है सीधा मंत्रालय से। कृषि भवन स्थित डीडी किसान स्टूडियो से खेती किसानी के क्षेत्र की जानकारियां हम आप तक पहुंचाते हैं। हमारे वैज्ञानिक आपको जागरूक करने का प्रयास करते हैं। तो क्या कुछ खास जानकारी आज आ रही है सीधा मंत्रालय से, आइए दिखाते हैं आपको। कोकोनट में एक प्रमुख कीट पाया जाता है जिससे कि रुगोज स्पाइरल वाइट फ्लाई कहते हैं। इसका जो निम्फल स्टेज होता है वो कोकोनट की पत्ती के अंदर की साइड पे अटैक करता है। ये पत्ती से रस चूसता है और ये एक सकिंग पेस्ट है। पत्ती की अंदर की साइड पे जब ये खाता है तो उससे धीरे धीरे पत्ती की ऊपर की साइड पे एक हनी ड्यू का सिक्रीशन होता है। हनी ड्यू में एक तो उसकी ओर कुछ चींटियाँ आकर्षित होती हैं और इसके अतिरिक्त उस पर एक फंगस का डेवलपमेंट हो जाता है। फंगस की डेवलपमेंट होने से पत्ती की ग्रोथ ओवरऑल रुक जाती है, उसका फोटोसिंथेसिस रुक जाता है, जिससे कि पौधे का शेप भी बिगड़ता है और जो ओवरऑल उसके प्रोडक्शन पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। इसका प्रकोप अभी हाल में ही इसका प्रकोप तमिलनाडु के कुछ एरिया में देखा गया था और इसके नियंत्रण के लिए आप येलो स्टिकी ट्रैप और येलो लाइट ट्रैप का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कीट है ये सुबह 6 से 10 बजे तक एक्टिव रहता है और शाम को भी ये 6 से 10 बजे तक एक्टिव रहता है।
तो उस कीट की इन लाइट ट्रैप को लगा के आप इसकी मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। दूसरा, प्रॉपर प्लांट की स्पेसिंग होनी चाहिए, इन्फेक्टेड प्लांट्स को नहीं लगाना चाहिए। इसके अतिरिक्त इसके नियंत्रण के लिए पैरासिटॉइड इनकार्सिया का संरक्षण करना चाहिए एवं हमारे जो नेचुरल एनिमी है जैसे कॉक्सिनेला है, क्राइसोपल्या है, इनके संरक्षण को भी बढ़ावा देना चाहिए। फर्टिलाइज़र का हमें संतुलित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए और जो इसकी पत्तियां हैं उनको पानी से, तेज पानी से हमें स्प्रे करेंगे तो जो इन्फेक्टेड पत्तियां होंगी वो नीचे गिर जाएंगी, उखड़ जाएंगी। इसके अलावा अगर ज़रूरत पड़े तो हमें नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट या नीम ऑयल का ही प्रयोग करना चाहिए। अगर आप इन विधियों को अपनाएंगे तो निश्चित ही आपको इस कीट के आक्रमण से सफलता मिलेगी। आइए अब नजर डालते हैं सम्मेलन से प्रगति की ओर पर। हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन महिलाओं की उपलब्धियों को मनाने का दिन होता है, विश्व भर में बताने का दिन होता है। बता दें आपको कि इस दिन महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों को उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। जानकारी दें आपको कि सबसे पहले तो ये दिन 1909 में मनाया गया था, लेकिन आधिकारिक मान्यता इसे दी गई 1975 में, जब संयुक्त राष्ट्र ने इसे थीम के साथ मनाना शुरू किया। आइए इसके बारे में आपको अधिक जानकारी देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस अवसर पर मेरी बहनों को हार्दिक बधाई। मैं विशेष रूप से महिला किसानों और अन्य ऐसी महिलाओं को बधाई देना चाहूँगी जो कृषि में टेक्नोलॉजी के माध्यम से वुमेन एम्पावरमेंट में योगदान दे रही हैं। ये सब आप जानते ही हैं कि महिला कृषि में बहुत प्रगति कर रहे हैं। वे न केवल कृषि उत्पादन बढ़ाने में योगदान दे रही हैं, बल्कि वे ग्रामीण स्तर पर चेंज लीडर्स और एंटरप्रेन्योर्स के रूप में भी उभरी हैं। भारत सरकार राज्यों के साथ मिलकर कृषि के क्षेत्र में महिलाओं के लिए काफ़ी सारे स्कीम्स चला रहे हैं। उनमें से मैं एक के बारे में ज़रूर आपको बताना चाहूँगी, जिसका नाम है नमो ड्रोन दीदी योजना। ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि लाल किले से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस स्कीम का अनाउंसमेंट किया था और ये एक एग्जाम्पल है जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस स्कीम का उद्देश्य ये है कि सिलेक्टेड वुमेन एसएसजीज जो हैं उनको किसान ड्रोन्स दिया जाएगा। वो किसान ड्रोन को यूज़ करके किसानों को सेवाएं दे सकते हैं, जैसे स्प्रेइंग सर्विसेज वगैरह दे सकते हैं। इस पे स्पेशल बात एक और ये भी है कि सरकार किसान ड्रोन खरीदने के लिए सिलेक्टेड एसएसजी मेंबर्स को 80% तक सब्सिडी दे रही है और सब्सिडी के अलावा साथ साथ ड्रोन को ऑपरेट कैसे करना है उसके लिए भी ट्रेनिंग दिया जा रहा है, जिसको लेने के बाद ड्रोन दीदीज ड्रोन पायलट बन जाती हैं। इसके अलावा एक और मेंबर्स को ड्रोन असिस्टेंट जैसे ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इस देश की सभी महिलाओं को, बहनों को बहुत बहुत बधाई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम इसलिए मनाते हैं कि इस दिन साल भर में हमारी जो महिलाएं हैं, और मैं इनको शीरोज़ बोलती हूँ, उनको हम सम्मानित करें और उनकी गाथा हम बाकी सभी लोगों को पहुँचाएं, जिससे कि इस देश की समस्त बेटियां, बहनें इनका अनुसरण करें और स्वयं एक कहानी बने और एक अच्छा एग्जाम्पल बने। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आज इस देश की अर्थव्यवस्था में, सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं का एक बहुत अहम भूमिका है और ये महिलाएं आगे बढ़कर गवर्नेंस में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 273 के तहत पंचायती राज व्यवस्था अंतर्गत एवं जो शहरी निकाय हैं उसमें भी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई है और आज कई वर्षों के बाद मैं निरंतर देख रही हूँ कि ये महिलाएं ना केवल इन पदों को सुशोभित कर रही हैं, परंतु बहुत ही बहुमूल्य कार्य भी समाज में कर रही हैं। मैंने देखा है कि जो सरपंच हैं, महिला सरपंच हैं, जो ब्लॉक लेवल की अध्यक्ष हैं, ज़िला पंचायत की अध्यक्ष हैं, वो अपने सभी महिलाओं को साथ लेकर
ज़िले की प्लानिंग में और ज़िले के हर गांव की प्लानिंग में बहुत बढ़िया योगदान दे रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। यह हर वर्ष 8 मार्च को बनाया जाता है। आप सभी को विदित है कि समाज में हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बहुत ही बढ़ती जा रही है और यह समाज के लिए एक बहुत ही शुभ संकेत है, क्योंकि जहाँ पे महिलाएं सशक्त होती हैं, जहाँ पे महिलाओं के अधिकारों को सम्मान दिया जाता है, वह समाज बहुत ही ऊपर जाता है। जब हम फिशरी सेक्टर की बात करें तो यह बहुत ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और उसमें भी महिलाओं की भागीदारी कम से कम 30 से 40% है। स्पेशली मार्केटिंग के एरिया में, सीवीड में, प्रोसेसिंग में महिलाएं बहुत ही दक्षता के साथ ये काम करती हैं, फिशिंग से रिलेटेड काम करती हैं। मैं आशा करती हूँ कि आने वाले दिनों में उनकी भागीदारी और बढ़ेगी, उनके हिस्सेदारी को मान्यता दी जाएगी और उनके सशक्तिकरण के लिए प्रयास किया जाएगा। अब कार्यक्रम में नजर डालते हैं विज्ञान और किसान सेगमेंट पर। किसी भी फसल की अच्छी उपज हासिल करनी है तो उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि सभी चरणों में आप विशेषज्ञों की सलाह लेते रहें। चाहे बात हो बुआई से पहले खेत की तैयारी की या फिर फसल तैयार होने के बाद कटाई की, हमें सभी सावधानियों को बरतते हुए चलना होगा। आज हम बात करेंगे गेहूं की कटाई के बारे में। कौन सी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है, जानते हैं विज्ञान और किसान सेगमेंट के माध्यम से। गेहूं की फसल से अच्छी उपज हासिल करने के लिए गेहूं की कटाई करते समय किसान भाइयों को कुछ बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। जैसे गेहूं फसल की कटाई के कम से कम 15 से 20 दिन पहले खेत की सिंचाई बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि कटाई करते समय गेहूं की फसल पूरी तरह पकी और सूखी होनी चाहिए। वहीं मिट्टी में ज्यादा नमी भी नहीं होनी चाहिए। किसानों को गेहूं की फसल तब काटनी चाहिए जब पौधे पीले पड़ जाएं तथा बालियां सूख जाएं। गेहूं की कटाई करने का सही तरीका भी अच्छी उपज दिलाने में मददगार साबित होता है। छोटे खेतों में हाथ या दराते से गेहूं की फसल कटाई आसानी से हो जाती है, लेकिन इसमें ज्यादा समय लगता है। अगर गेहूं की कटाई हाथ से की जा रही है तो फसल के बंडल को 3 से 4 दिन खेत में छोड़ दिया जाना चाहिए, ताकि सूखने के बाद उसमें नमी की मात्रा कम हो सके। वहीं बात करें बड़े खेतों में तैयार गेहूं फसल की कटाई की, तो कंबाइन, रीपर बाइंडर और स्वचालित रीपर जैसी मशीनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। रीपर की सहायता से गेहूं की फसल की कटाई करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसान फसल को सतह से 4 से 5 सेंटीमीटर ऊपर से काटें। कटाई करने से पहले अपनी फसल की अच्छी तरह जांच कर लें कि फसल कटाई के लिए तैयार है भी या नहीं। अगर फसल कटाई के दौरान कहीं भी बीज की नमी अधिक लगती है तो उसे खेत में ही छोड़कर करीब 4 से 5 दिन सूखने दें। सूखने के बाद ही इसकी मढ़ाई करनी चाहिए। उचित समय पर गेहूं फसल की कटाई कर लेनी चाहिए। फसल की कटाई में देरी फसल की गुणवत्ता पर बुरा असर डालता है। उचित समय पर और सही जानकारी के आधार पर गेहूं फसल की कटाई करना किसान भाइयों के लिए बेहद लाभकारी होगा। तो ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ कार्यक्रम में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं
जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाए। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए किसान भाइयों बहनों दिखाते हैं आपको सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। हमारे सेगमेंट में हम ऐसे किसानों से आपकी मुलाकात करवाते हैं जो अपनी अलग सोच और कड़ी मेहनत के चलते उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जिस पर वो अन्य लोगों को प्रेरित कर रहे हैं और साथ ही साथ उन्हें रोजगार के अवसर भी प्रदान कर रहे हैं। तो कौन है आज के हमारे सफल किसान? आइए उनसे मुलाकात करते हैं कृषि स्टार्टअप सेगमेंट के माध्यम से। आज बात एक ऐसे ही किसान रवदीप सिंह की करते हैं जो पंजाब के रहने वाले एक सफल किसान हैं, जिन्होंने अपने फार्म पर रसायनों का इस्तेमाल ना करके 11 साल से जैविक खेती को पूरी तरह से अपना लिया है, जिससे वे लाभान्वित भी हो रहे हैं। 2009 में मेरे मदर बीमार हुए, उनको कैंसर था, तो वहाँ से मेरी सोच बदलनी शुरू हुई। उससे पहले मैं केमिकल फार्मर ही था, सब्जियों की खेती करता था और काफ़ी केमिकल यूज़ करता था। तो सबसे पहले तो मेरे को लगा कि यार जो हम खा रहे हैं तो वो तो सबसे पहले हमारे घर में ही हमें नुकसान दे रहा है। तो वहाँ से मेरी सोच थोड़ी बदलनी शुरू हुई। 2011 में मैंने ऑर्गेनिक खेती यहाँ पे शुरू की। तो शुरुआत में मैं बासमती और गेहूं की फसल करता था। तो धीरे धीरे जैसे जैसे मैं सीख रहा था ये बातें, कुछ खेती विरासत मिशन जो NGO है उसके साथ मैंने थोड़ी देर ट्रेनिंग्स की। KVK के साथ एक यहाँ हंडिया में एक ट्रेनिंग वहाँ पे भी लगाई थी। तो मेन बात जो सीखने में आई वो थी कि क्रॉप रोटेशन बहुत ज़रूरी है। अब पिछले 4-5 साल से मैंने बासमती की खेती तो बंद कर दी है और पूरा एक जो कहेंगे कि मिक्स्ड क्रॉप वाला जो सिस्टम है वो शुरू किया हुआ है। और इस वक्त मेरे पास मेरे खेतों में पूरे साल में 40 के आसपास फसलें होती हैं, जिसमें इस वक्त गेहूं, सरसों, अलसी, सब्जियां हैं, कुछ फ्रूट्स भी हैं और दालें भी हैं। तो वो सारी फसलें सारा साल लगभग चलती रहती हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसान अगर 1 या 2 फसल की जगह पर मिश्रित खेती को अपना ले, जिसमें मुख्य फसलों के साथ साथ विभिन्न प्रकार की सब्जियां, दलहनी फसलें लगाई जाती है, तो किसान ज्यादा फायदा कमा सकते हैं। इसी सोच को अपनाकर रवदीप सिंह भी अपने खेतों में मिश्रित खेती कर रहे हैं।
इनके खेत में लगभग 40 तरह की फसलें लगी हुई है, जैसे गेहूं, अलसी, सरसों, दलहनी फसलें, सब्जियां और फल। इन सभी फसलों की खेती रवदीप सिंह जैविक पद्धति द्वारा ही करते हैं। इस जो खेती से जो हमें उपज होती है, हमारी वो 3 तरह की मार्केट है जिसको हम कवर करते हैं। एक तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे घर से, हमारे खेत से ही बिकती हैं, हमें कहीं जाना नहीं पड़ता, जैसे गेहूं है या सरसों वगैरह, अलसी वगैरह। दूसरा सामान हम शनिवार को यानी हफ्ते में एक दिन बरनाला शहर में, हमारा यहाँ शहर है पास में, उसमें हम एक दिन की फार्मर्स मार्केट लगाते हैं। उसमें हमारी सारी सब्जियां, फल, जो भी हमारा मतलब सामान होता है रिटेल वाला, वो वहाँ बिकता है। और तीसरी मार्केट हम जो जनरल मार्केट है, आम मंडी है जो अपनी शहर की, हम उसे कवर करते हैं। जो हमारे पास बल्क प्रोडक्शन होती है, चाहे वो फ्रूट्स हों या वेजिटेबल्स हों, तो हम तीनों तरह की मंडी को लेके चलते हैं। तो उसमें ऐसा है कि हमें कोई ख़ास दिक्कत नहीं है। बाकी जो आज से 10 साल पहले जो हमारा खर्चा था लेबर का, जो काफ़ी ज़्यादा था और मैनेज करना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन अभी जो है कि इस वक्त हमारा खर्चा काफ़ी डाउन आ गया है और फसलें जो हैं वो पहले से ज़्यादा, पैदावार भी अब अच्छी हो गई है 10-11 साल में। तो अभी हमारी आमदन बढ़ी है और थोड़े खर्चे कम हुए हैं। रवदीप सिंह की कड़ी मेहनत और जैविक विधि की तरफ रुझान को देखते हुए कृषि विज्ञान केंद्र बरनाला के वैज्ञानिक भी इनके संपर्क में आए। उनका मकसद रवदीप को जैविक पद्धति के विभिन्न पहलुओं से रूबरू कराना था। साथ ही रवदीप को मिश्रित खेती के बारे में जानकारी देना भी था। पढ़े लिखे होने के कारण रवदीप सिंह ने कृषि विज्ञान केंद्र बरनाला के विशेषज्ञों से प्रशिक्षण लेकर जैविक खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी ली और आज वे विशेषज्ञों द्वारा प्राप्त हुए तमाम जानकारियां हासिल कर जैविक पद्धति को अपनाकर अपने फार्म पर खेती कर रहे हैं। तो ये था कृषि स्टार्टअप सेगमेंट। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं।
पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी वीपी कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य वीपी तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूं आपका एआई एंकर कृष। आज हम उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार की नई पहलों पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए 272 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है। इस निवेश का उद्देश्य किसानों को रासायनिक मुक्त खेती अपनाने के लिए प्रेरित करना और राज्य में जैविक कृषि को बढ़ावा देना है। गंगा और अन्य नदियों के किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 277 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिससे 18 शताब्दी क्लस्टर बनाए जाएंगे। पशुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने अमृतधारा योजना शुरू की है। इस योजना के तहत छोटे किसानों और पशुपालकों को 2 से 10 गाय पालने के लिए 10 लाख रुपए तक का आरण प्रदान किया जाएगा, जिसमें 3 लाख रुपए तक का आरण बिना किसी गारंटी के मिलेगा। इससे दुग्ध उत्पादन और जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा पराली के बदले गोवंश खाद अभियान के माध्यम से सरकार पराली जलाने की समस्या को नियंत्रित कर रही है। किसानों से पराली एकत्रित कर उन्हें गोवंश खाद प्रदान की जा रही है, जिससे जैविक खेती को बढ़ावा मिल रहा है और पर्यावरण संरक्षण में मदद मिल रही है। इन पहलों के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती और पशुपालन को सुदृढ़ कर किसानों की आय बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखाते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आज बात होगी प्रधानमंत्री कुसुम योजना की, एक ऐसी सरकारी योजना जो हमारे किसानों को अतिरिक्त आय अर्जित करने का मौका भी देती है और साथ ही साथ उन्हें लाभ भी पहुंचाती है। तो कैसे आपको मिल सकता है ये मौका, आइए जानते हैं फार्मिंग इंडिया सेगमेंट के माध्यम से। सरकार ने फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम योजना शुरू करने की मंजूरी दी थी। इस योजना का मकसद सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने में किसानों की मदद करना है। इससे किसानों को आय बढ़ने के साथ ही खेती के लिए पानी की जरूरत पूरी होगी। इसके जरिए वर्ष 2022 तक 30.8 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पैनल मिलते हैं, जिससे वे बिजली बना सकते हैं। जरूरत भर बिजली का इस्तेमाल करके वे बाकी को बेचकर अतिरिक्त आय भी हासिल कर सकते हैं। इस योजना में 20 लाख किसानों को सोलर पंप बनाने में मदद की जाएगी। 15 लाख किसानों को ग्रिड से जुड़े सोलर पंप लगाने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा। इस योजना पर सरकार ने 34,422 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है। पीएम कुसुम योजना के 3 घटक हैं। पहला, विकेंद्रित ग्रिड से जुड़ी 10,000 मेगावाट की क्षमता के सोलर पावर प्लांट स्थापित करना, जिसमें हर प्लांट की क्षमता 2 मेगावाट तक की होगी। दूसरा घटक 20 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना।
15 लाख किसानों के सिंचाई पंप को सोलर पंप से जोड़ना। इस योजना के जरिए बिजली और डीजल से चलने वाले सिंचाई पंप को सोलर एनर्जी से चलने वाले पंप में बदला जाएगा। सोलर पैनल से मिलने वाली बिजली का इस्तेमाल किसान पहले अपने सिंचाई के काम में करेंगे। उसके अलावा जो अतिरिक्त बिजली बचेगी उसे विद्युत बिजली वितरण कंपनी को बेचकर किसान 25 साल तक आमदनी कमा सकते हैं और प्रदूषण भी कम होगा। सोलर पैनल 25 साल तक चलेगा और इसका रखरखाव भी आसान है। इससे किसानों को हर साल 1 एकड़ पर 60,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक की आमदनी अगले 25 साल तक हो सकती है। किसानों को अपने में सोलर पैनल स्थापित करने के लिए केवल 10% रकम का भुगतान करना होता है। केंद्र और राज्य सरकार किसानों को बैंक खाते में 60% की सब्सिडी देती है। केंद्र और राज्य की ओर से बराबर का योगदान देने का प्रावधान है और बैंक की ओर से 30% लोन का भी प्रावधान है। इस लोन को किसान अपने होने वाली आमदनी से भी आसानी से भर सकते हैं। किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकारी वेबसाइट https://mnre.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके अलावा आधार कार्ड, प्रॉपर्टी के दस्तावेज और बैंक खाते की जानकारी भी देनी होगी। तो ये था फार्मिंग इंडिया सेगमेंट। इसके साथ बताएं आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई हैं सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें कार्यक्रम के लिए कोई सुझाव है, कोई सवाल है आपके पास, हम तक पहुंचाइए। आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी वादे के साथ अगले अंक में फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।